हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो है, क्योंकि आज का वीडियो हमारे उन प्रिय छात्रों के लिए है जो 2023 में 10 का पेपर देने वाले हैं। तो ये है उनकी क्लास का ये पेपर। देखिए, आपके स्क्रीन पर ये आ गया पेपर आपका। मॉडल पेपर 2023 लिखा हुआ है। केवल एक प्रश्न पत्र है। समय 3.25 घंटे है। पूर्णांक 70 है। समानता निर्देश आप पढ़ लें। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र दो खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ और खंड बा 3 उपखंडों का खा गा में विभाजित है। यहाँ पर चौथा निर्देश आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया गया है कि प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सभी विकल्प का चुनाव कर OMR सीट, आपको एक आंसर सीट प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम में। वहाँ आपको उसको काले या नीले रंग से बॉल पॉइंट से भरना होगा, ठीक है। और उस 20 क्वेश्चन का जो OMR सीट पर जो आप बॉल भरेंगे, उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का एक जो उत्तर है, प्रत्येक प्रश्न का 4 उत्तर है, उसमें एक सही होगा और 1 अंक आपको दिया जाएगा प्रत्येक सही का, ठीक है। ये देखिए आपका। और खंड बा आपका वर्णात्मक प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। प्रत्येक खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड के प्रश्न नंबर 1 से आरंभ करें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो ये आपको निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 10 के हमारे जो छात्र हैं, वो जो पहली बार परीक्षा में, हाई स्कूल के बोर्ड परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ये मॉडल पेपर है। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। ये है आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, खंड आ का बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा अधिकतम मान होगा। तो सेल से प्राप्त धारा का मान अधिकतम होगा कितना। दूसरा क्वेश्चन भी दे दिया गया है इसी में। दूसरा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो 1.5 वोल्ट आपको दिया हुआ है विद्युत वाहक बल्ब के सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी स्मॉल r आपको दिया हुआ है 3 ओम। तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। देखिए, ये आपको दिखा गया है। तो आंतरिक प्रतिरोध आपको दे दिया गया 3 ओम और विद्युत वाहक बल E का मान दे दिया गया 1.5। तो धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो I बराबर E/R। तो I बराबर आप लिखेंगे E/R। तो E का मान कितना है आपका? तो E का मान है आपका यहाँ पर 1.5 और R का मान यह है कितना आपका 3। तो अब आप जब करेंगे तो इसको करेंगे 1.5/3। तो यहाँ ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 30। तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 हुआ। अब 1/2 को आप दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा? 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपका आंसर क्लियर हुआ। एम्पियर जो धारा का मान है वो एम्पियर में आएगा। तो क्या सही है ऑप्शन आपका? आपका ऑप्शन सही है 0.5। तो जहाँ भी आपका 0.5 है वह ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 0.5 एम्पियर, ये आपका बी वाला क्वेश्चन, मतलब बी आपका आंसर सही है, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को लगाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से है, इसको आप लगाइए।
ये कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 एम है, तो इसकी क्षमता क्या है। तो इसमें आपकी पावर पूछ रहा है। तो देखिए इसका ये है आपका अवतल लेंस के लिए ये फोकस दूरी कितना है 5 मीटर। माइनस में लगा दिया गया क्योंकि ये अवतल दर्पण है, ठीक है। तो 5 मीटर है। फिर P बराबर होता है 1/f। P का मान क्या है 1/f। तो P का मान आप रख देंगे 1/f। तो 1/f को आप सॉल्व करेंगे, तो 1/f को आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे कि 0 दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। ठीक है, ये आपका मान निकल आया। तो कितना आया आपका P इक्वल टू, यानी P बराबर आपका हो गया 0.2 डायोप्टर। किस में आएगा डायोप्टर में आएगा, ठीक है। तो आपका जहाँ पर भी -0.2 हो वह ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर है, ये बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरह से है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट व 100 mA पर कार्य कर रहा है। तो इसकी आपको शक्ति बताना है। तो शक्ति क्या होगी, तो शक्ति आपको ज्ञात करने के लिए देखिए विभवांतर आपको दिया गया कितना 0.75, धारा कितनी है आपकी 100। तो शक्ति P बराबर BI गुणा कर देंगे। तो 100 से जब आप 0.75 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75। क्या आएगा 75। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही कहाँ है 75, ये 7 पहला ऑप्शन, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। ये आपको बताने हैं ऑप्शन में कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो आपके ऑप्शन है वायु, जल, कांच और निर्वात। तो आप जानते हैं कि जो प्रकाश का वेग होता है वह किस में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में। किस में, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए प्रकाश का जो वेग है वह निर्वात में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन आ गया। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह है इनफाइनाइट। क्या है, अनंत। क्या सही है, अनंत आपका इनफाइनाइट सही है, क्लियर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बी है। देखिए जो आप ये जो ऑप्शन में जो सही है वो आप अपने जो OMR सीट है उसी पर भरेंगे, ठीक है। उसी पर आपको भरना होगा ताकि जो है कोई चीज़ गलत ना होने पाए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा। आंतरिक यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आंतरिक यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला, ठीक है। यानी काला दिखाई देता है। आंतरिक से यानी चांद से या और आंतरिक से जब आप आकाश को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला, क्लियर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ये। तो ये को आपको टिक करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका ये है, 7वां क्वेश्चन आ गया, 1 माइक्रो ओम का मान है, 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है? तो 1 माइक्रो ओम का मान होता है ये 1 पॉइंट माइनस 10⁻⁻6 ओम, ठीक है। 1 माइक्रो ओम का मान कितना है? 10⁻⁻6 ओम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपका यहाँ तक जो 7वां नंबर तक था, ये खंड उपखंड जो का था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगला उपखंड चला आया, उपखंड आ गया खा। और यहाँ पर देखिए अब 8वां क्वेश्चन आ गया, ये अब केमिस्ट्री चालू हो गई। अभी तक आपने फिजिक्स के पेपर हल किए हैं, अब आपको केमिस्ट्री में हल करना होगा। तो अब केमिस्ट्री हल करें, देखिए क्या होता है। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, आपसे पूछ रहा है कि एल्डिहाइड किसे कहते हैं। अब चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से आपको एल्डिहाइड छांटने हैं। तो मेथेनॉल, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, दूसरा मेथेनल, तीसरा एथेनॉल और तीसरा एथेन, चौथा है एथेन। तो मेथेनॉल है, यानी यहाँ पर OH समूह है। यहाँ पर जो आपने ये ऑल कहा है मेथेनॉल है, तो इसका मतलब यहाँ पर OH समूह है, ये हो ही नहीं सकता। मेथेनल ये सही है, CHO, या जो आपका अल समूह है वो क्या है? मेथेनल। तो यहाँ पर मेथेनल समूह जो है CHO समूह हो जाएगा। तो आपका कौन सा एल्डिहाइड समूह कौन सा है? CHO समूह है। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, मेथेनल होगा। एथेनॉल नहीं होगा, एथेन नहीं होगा और मेथेनॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो क्या सही है आपका? आपका है मेथेनल, मेथेनल आपका सही है, ठीक है। और मेथेनल का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? HCHO, ठीक है। ये आपका है HCHO, आपका मेथेनल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आई बात? तो इसमें एल्डिहाइड कौन है? मेथेनल। एल, जहाँ AL होगा वहाँ पर जब सफिक्स आपका यानी अनुलग्न कौन होगा? अल समूह होगा, ये यल या छोटा या आ और ला होगा, अल होगा, तब वहाँ पर आप एल्डिहाइड कहेंगे। जहाँ पर आल होगा सफिक्स, वहाँ पर हाइड्रॉक्सी समूह होगा, वहाँ पर आल होगा। जहाँ पर भी आल है वहाँ पर वो एल्कोहलिक समूह है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसको आप मेथेनल को ही टिक करेंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये 9वां क्वेश्चन आ गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान कितना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आप जानते हैं, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है यानी, तो इसके जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? 0, 7 से कम, 7 या 7 से अधिक। तो ये आपका अम्ल है, तो इसका मतलब 7 से कम ही होगा। 7 पर तो उदासीन हो जाता है, 7 से अधिक ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका कितना होगा? 7 से कम। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है आपका? बी, 7 से कम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होगी? धातु में से कौन सी विस्थापित नहीं होगी, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके इस तरह से है, आयरन, जिंक, मैंगनीज या कॉपर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है मैंगनीज। क्या सही है? मैंगनीज। मैंगनीज हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? यानी इसमें आपके 3 भौतिक परिवर्तन है लेकिन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन है? जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बदलना भौतिक, ये तो गलत हो गया भाई। बर्फ़ का पिघलना, ये तो हो ही नहीं सकता। बर्फ़ का पिघलना तो आपका भौतिक परिवर्तन है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। अंतिम समय तक आपको ध्यान में रखना है, अंतिम समय तक क्वेश्चन को अंतिम तक पढ़ें। अगर भौतिक परिवर्तन पर आ गए तो आप चूक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल में लवण का घुलना, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या है सही ऑप्शन? ऑप्शन सही है
एलपीजी का जलना, दहन, यानी फोर्थ डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आंसर सही है। तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका इस तरह से, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 0, 1, 7, 14 है। तो सही आपने सुना, शुद्ध जल का जो पीएच मान है वह 7 है, अर्थात ये उदासीन है। इस आपने पढ़ा है जल कैसा है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना है? 7 है। और 7 जिसका पीएच मान होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जल आपका कैसा है? 7 पीएच मान का है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है, ऑप्शन आपका है खाने का सोडा, नवसादर, धावन सोडा या फिटकरी। तो समझ में आ गया आपको, फिटकरी। फिटकरी एक ऐसा यौगिक है जिसको कटे हुए स्थान पर लगा देते हैं तो रक्त का बहना रुक जाता है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका फिटकरी। क्लियर? और फिटकरी का सूत्र तो आप जानते ही हैं। फिटकरी का सूत्र क्या है? K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राई ये K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राई 24H2O। ठीक है, ये है आपका पोटास एलम्स। तो पोटास एलम्स का सूत्र है और इसको घाव पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको रक्त बहने से रोका जा सके, शरीर में रक्त बहने से रोका जा सके। तो ये क्या है आपका? फिटकरी आपका राइट आंसर है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब आ गया उपखंड गा से, प्रागकोश में होते हैं। आ गया आपका प्रागकोश में होते हैं क्या? बाह्यदल, अंडाशय, प्रागकण या बीजांड। तो प्रागकोश में होते हैं प्रागकण भैया। क्या होते हैं? प्रागकण। सीधी सी बात है, प्रागकोश में प्रागकण होता है। क्लियर? कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी आंसर आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जानते हैं कि पौधे में 2 मुख्य वाहिकाएं होती हैं, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि जल और खनिज लवण को, यानी खनिज पदार्थ को खींच करके, जड़ों के माध्यम से खींच करके ऊपर ले जाना। ठीक है। और फ्लोएम का काम क्या है कि जो खाना बनाती हैं पत्तियां, उसको ऊपर से नीचे लाना। तो ये काम होता है। तो कह रहा है पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य क्या हो जाएगा? जल का संवहन करना। किसका? जल संवहन, यानी जल और खनिज पदार्थों को ऊपर ले जाने का कार्य कौन करती है? जाइलम। और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को स्थानांतरित कौन करती है? फ्लोएम। तो पूछ रहा है जाइलम कार्य करती है। तो जाइलम, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो जाइलम का कार्य है जल का संवहन करना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने का कार्य, शरीर संतुलन का कार्य, हृदय स्पंदन का कार्य या इन सभी का कार्य। तो आप जान ही गए कि भाई माइंड, हेड माने सिर, यानी माइंड सभी का ही मुख्य नियंत्रक है। तो ये आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी पर आपको टिक करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, ये समजात अंगों का उदाहरण है। आपको बताना है कि समजात अंगों का उदाहरण कौन है। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्र हाथ यानी अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत,
आलू तथा घास या उपरोक्त सभी। तो कौन सही है? उपरोक्त सभी, ये आपके सही है। समजात में ये सभी का उदाहरण आता है, तो ये समजात के सभी लक्षण हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको टिक करना होगा किसको? 4 को, क्योंकि 4 बेस्म होते हैं। मानव के हृदय में कितने बेस्म होते हैं? 4, यानी 4 कोष्ठ होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो वही कोष्ठक पूछ रहा है कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो मास्टर ग्लैंड इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथ। तो पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है कौन सही है? ये डी ऑप्शन सही है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथ को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, बीजाणु द्वारा या रोपण द्वारा। तो इसमें जो आपका ईस्ट में जो लैंगिक मतलब अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। ठीक है, तो ये रहे आपके 20 के 20 आपके ऑप्शन। ठीक है, 20 ऑप्शन आपको दिखाए गए। अब देखिए, ये आपकी जो OMR शीट है वो आपको दिखाया गया है, ये वो OMR शीट आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये है OMR शीट। इसी OMR शीट पर आपको यहाँ से 1 से 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, और उसमें चारों विकल्प थे। जो अभी आपको सही लगा उसको इन विकल्पों में आपको सही सही भरना होगा। ठीक है, तो हम अब यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अब हम आपको जो क्वेश्चन आंसर है उसको लेकर के आएंगे अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक आप इसे पढ़ें, मस्त रहें और अपना जीवन धन्य करें। धन्यवाद।